अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। ये चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 11 का जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है इसका एक टॉपिक है, जहाँ पर हमने पिछले टॉपिक में ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो अब ये है पॉलीसेकेराइड्स। यहाँ पर अगर वर्ड के अंदर देखें तो पॉली मीन्स ज़्यादा, सेक्राइड्स मिलकर पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं, यानी ज़्यादा शुगर्स मिलकर, शुगर की यूनिट्स मिलकर। तो हमने बात की थी 10 से ऊपर यानी 11 या 11 से ऊपर सेक्राइड्स मिले तब पॉलीसेक्राइड बनता है। अदरवाइज 2 से 10 तक ओलिगोसेक्राइड्स थे, अगर एक है तो मोनोसेक्राइड थे। तो यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक सेक्राइड्स यानी मोनोसेक्राइड्स मिलकर पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। इसका मतलब हुआ अपॉन हाइड्रोलिसिस पॉलीसेक्राइड्स यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। हाइड्रोलिसिस करने से, तोड़ने से ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक मोनोसेक्राइड्स हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके टाइप्स पे आते हैं, अब पहला टाइप है होमो पॉलीसेक्राइड्स। दूसरा टाइप है हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। यहाँ पर वर्ड के अंदर देखें तो होमो मीन्स सेम टाइप के पॉलीसेक्राइड्स। अगर जो शुगर के यूनिट्स हैं या सेक्राइड के यूनिट्स हैं वो सेम है, फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से मिलकर बना है या सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज से मिलकर बना है, तो वो होगा होमो पॉलीसेक्राइड। अगर डिफरेंट है, एक ग्लूकोज से एक फ्रक्टोज से ऐसे मिला है तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड्स लिख सकते हैं। कंडेंसेशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक तरह के, ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड्स। हो तब होमोपोलोस पॉलीसेक्राइड कह सकते हैं इसको। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इसी तरह सेलुलोज है, काइटिन है। अभी आते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स पे। यहाँ पर सिर्फ जस्ट ये चेंज करना है, ओनली वन काइंड है तो डिफरेंट काइंड्स लिखना है। कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलकर हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। जैसे कि अगर है, इसी तरह एक और चीज़ है पेक्टिन, और एक पेक्टिन है और एक पेप्टिडोग्लाइकेन है। ये एग्जांपल्स हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के। तो अभी हम एक और बात करते हैं इनके डिटेल्स से। हम डिटेल्स पढ़ेंगे, इनके होमोपॉलीसेक्राइड्स की डिटेल्स पढ़ेंगे। और उससे पहले एक बात करते हैं, क्योंकि हमने इनकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ये इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबिलिटी की वजह से क्या होता है, ड्यू टू इनसॉल्युबिलिटी दे एक्सर्ट नो ऑस्मोटिक या कोई और केमिकल प्रेशर सेल में नहीं डालते। तो फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है कि जैसे सेलुलोज है, स्ट्रक्चरल एक मॉलिक्यूल है, कवरिंग है, तो इनसॉल्युबल होने की वजह से उसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर पानी एब्जॉर्ब होता तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता और अंदर सेल के लिए मसला होता। तो इनसॉल्युबिलिटी की वजह से नो ऑस्मोटिक प्रेशर है। यानी ये स्ट्रक्चरल मटेरियल्स हैं, ये जो सेलुलोज हैं, स्ट्रक्चरल मटेरियल्स कौन से हैं? इन एग्जांपल्स में से स्ट्रक्चरल मटेरियल्स जो हैं, सेलुलोज है, काइटिन है।
ये दोनों स्ट्रक्चरल मटेरियल्स होने की वजह से यहाँ पर इनसॉल्युबल भी हैं। इसके अलावा जो स्टोरेज के लिए हैं, अच्छा इसके अलावा जो स्टोरेज के लिए हैं ये कौन से हैं, ये यहाँ पर जो प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये लेस सॉल्युबल हैं बट सॉल्युबल हैं, तो ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन इनके अंदर एनर्जी स्टोर होता है, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। तो इसके बाद अभी हम आते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल्स में। ये स्टार्च कैसे बनता है, ग्लाइकोजन कैसे बनता है, ये चारों के बारे में अभी डिस्कस करते आए। तो यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया इसको ज़रा जूम करके देखते हैं। अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, कंपोस्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड्स, जिसको होमोपॉलीसेकेराइड्स का, कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स जिसको हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स का, और उसके एग्जांपल्स साथ दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक दो और पॉइंट्स हैं यहाँ पर। फूड एंड एनर्जी स्टोरेज जो है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन है, एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल में सेलुलोज एंड काइटिन, लेस soluble in water so they exert no osmotic or chemical influence in the cell। बात हो गई इसकी। then common polysaccharides are starch, cellulose, chitin, जो कि डिस्कस होंगे अभी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे पॉलीसेकेराइड्स की, जहाँ पर होमोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर हमने एग्जांपल लिया स्टार्च का। तो ये स्टार्च स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये स्टोरेज के तौर पर एक्ट करता है। फूड एंड एनर्जी स्टोर इसके फॉर्म में होता है। एनिमल्स में कैसे होता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, जो कि इसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये स्टार्च हम इसको लिख सकते हैं स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा होमोपॉलीसेकेराइड है ये, तो इसका मतलब हुआ एक तरह के ही सेकेराइड से मिलकर बनता है। तो वो कौन से ऐसे सेकेराइड्स हैं जिनसे मिलकर ये बनता है, तो वो है अल्फा ग्लूकोस है। ग्लूकोस है और ग्लूकोस में भी अल्फा वाला। अल्फा ग्लूकोस से 11 या 11 से ऊपर का एक चेन होगा। तो ये बनता कैसे, अल्फा ग्लूकोस से या तो ये एमाइलोस बनेगा, दो तरह के बनते हैं यहाँ पर, या एमाइलोपेक्टिन बनेगा। एमाइलोस कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो पहले ड्रा हुआ है जस्ट समझने के लिए। इसको यहाँ फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बीच में, एक और ऑक्सीजन। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह एक पायरान रिंग है, इसको पायरान कहते हैं। 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन का रिंग हो तो ये पायरान होता है। तो पायरान का एक रिंग, देन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देन रिंग, यानी ये ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है। तो ये कैसे कनेक्ट होते हैं, 1 2 3 4। तो ये कार्बन नंबर 4 एंड 1 अल्फा वाले, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। एमाइलोस में क्या होता है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं, इससे एमाइलोस बनता है। यहाँ इस पॉलीसेकेराइड है तो इसका मतलब हुआ कम से कम 11 या 11 से ऊपर सेकेराइड्स होंगे। तो यहाँ जस्ट समझने के लिए कम लिख रहे हैं। अब एमाइलोपेक्टिन कैसे बनेगा, सेकंड पे जो एमाइलोपेक्टिन है, स्टार्च या तो एमाइलोस के फॉर्म में होगा या एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में होगा। एमाइलोपेक्टिन को समझने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो एमाइलोस की तरह अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है, और साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है। एक तो अल्फा 1 4 है प्लस अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है।
वो कैसे? एक तो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज पहले ही बनाया है, इसके साथ अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होता है। यहाँ पर एक ग्लूकोज बनाए, इसका जो छठा जो CH2OH था ये यहाँ पर कनेक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ। अब क्या हुआ, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड देन 6, यहाँ से कार्बन नंबर 1, तो क्या हुआ अल्फ़ा 1,6 कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6, तो क्या हुआ अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये वाला हुआ, और ये वाला कौन सा हुआ अल्फ़ा 1,4 लिंकेज हुआ। तो ये दोनों मिला के एमाइलोपेक्टिन बनेगा। फिर ये चेन मज़ीद आगे जाएगा, इसी तरह एमाइलोस होगा आगे, नेक्स्ट फिर एक चेन यहाँ पर बनेगा एमाइलोपेक्टिन का, ऐसे कंटिन्यू होगा। एक तरह से अगर हम इधर जस्ट एग्जांपल के लिए बनाएं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे यहाँ पर एमाइलोस है, यहाँ पर एमाइलोपेक्टिन के ब्रांचेस हैं। एमाइलोस तो लीनियर है बट एमाइलोपेक्टिन ब्रांचेस में है। ज़्यादातर एमाइलोपेक्टिन होता है 80%, 20% इसका एमाइलोस होता है। इसके साथ साथ अब ये तो बात हो गई एक लीनियर चेन अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अमाइलोस की, साथ साथ अगर अल्फ़ा 1,6 का ब्रांच भी है तो एमाइलोपेक्टिन बनेगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है? हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है तो ये बनता है पहले माल्टोस। माल्टोस पढ़ते वक्त बताया था कि ये इंटरमीडिएट है, वो इसीलिए कहा था कि पहले माल्टोस में चेंज होता है, देन माल्टोस से फिर जाके ग्लूकोज में, फिर माल्टोस से कौन चेंज करवाता है? माल्टेस एंजाइम, इसको मज़ीद चेंज करवाता है ग्लूकोज में, डायरेक्ट ग्लूकोज में चेंज नहीं होता है। तो ये सिंगल यूनिट है, ये 2 यूनिट्स, 2 शुगर्स मिल के बनता है, 2 ग्लूकोज मिल के बनता है। तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस ऐसे होती है। अभी हम आते हैं ग्लाइकोजन पे आने से पहले स्टार्च का टेस्ट कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा ये स्टार्च या ग्लाइकोजन है? तो इसके लिए आयोडीन टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन सोल्यूशन इसमें जब मिलाते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी हेलिक्सिस है, ये अमाइलोस है ना, इसके हेलिक्सिस होते हैं, जिस तरह DNA हेलिक्सिस होते हैं ऐसे इसके हेलिक्सिस होते हैं, जिसके अंदर आयोडीन ट्रैप होता है। ट्रैप होने के बाद हमें ब्लू कलर नज़र आता है। ब्लू ही क्यों नज़र आता है? क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ब्लू का कम होता है। तो ये लीनियर ज़्यादा है, तो लीनियर में क्या होता है, रेड का बड़ा वाला ब्लू वेवलेंथ ट्रैप हो जाता है, तो जो कम वेवलेंथ वाला है ब्लू वाला कलर हमें दिखाई देता है। तो आयोडीन टेस्ट से हमें आयोडीन उसका सोल्यूशन, आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है वो जब मिक्स करते हैं तो ब्लू कलर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? एमाइलोस हेलिक्सिस ट्रैप आयोडीन, यानी ये जो एमाइलोस के हेलिक्सिस हैं वो आयोडीन को ट्रैप करते हैं और फिर हमें ब्लू कलर नज़र आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। आइए देखते हैं, यहाँ किताब में ज़रा देखते हैं स्टार्च के बारे में क्या कहते हैं। होमोपोलीसेकेराइड है, कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोसिस, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स। इसी तरह अपॉन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स maltose first, then maltose is further digested by maltase enzyme and yields लास्ट में फिर ग्लूकोज बनता है। टेस्ट एज इट गिव्स, आयोडीन टेस्ट के मुताबिक ब्लू कलर देता है। 2 टाइप्स ऑफ स्टार्चेस दैट इज एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन। फिर यहाँ पर कंटिन्यू है एमाइलोस के बारे में, जो कि अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखा है, अनब्रांच लिखा है, एंड देन एमाइलोपेक्टिन हैज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। सो इसका अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिया गया है। तो हम बात कर रहे थे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, जहाँ पर
होमोपोलीसेक्राइड्स में हमने एग्जांपल लिया स्टार्च का। उसके बाद हम पढ़ने वाले थे ग्लाइकोजन के बारे में। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल रह गया था, वो मेंशन कर रहा हूँ। रिड्यूसिंग वेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग वर्ड से ही पता चलता है कि ऐसे शुगर्स जो दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर सकते हो, यानी वो खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हो। इसका मतलब हुआ दे आर केपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस। तो जो दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करवा सकते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स हो गए। और ऐसे शुगर्स which are not capable of being oxidized या do not reduce other substances are called non reducing। इसको डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड से पता चलता है कि दूसरों को रिड्यूस करें तो रिड्यूसिंग है, अगर दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस ना करें तो नॉन रिड्यूसिंग है। इसको सिर्फ मेंशन ऐसे करेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से वाले हैं और नॉन रिड्यूसिंग कौन से वाले हैं। तो रिड्यूसिंग को याद रखने के लिए आसान तरीका है, सारे मोनोसेक्राइड्स स्मॉल लेवल से ही याद रखें। स्मॉल कौन से हैं? शुरू में हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड्स जो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट से, सेक्राइड या शुगर का एक यूनिट से बनता था। ऑल मोनोसेक्राइड्स, इसका मतलब हुआ अगर एक ग्लूकोज है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, एक सक्रोज है वो, एक फ्रक्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है। ऑल मोनोसेक्राइड्स प्लस कुछ डाइसेक्राइड्स भी हैं। डाइसेक्राइड्स में सारे नहीं, डाइसेक्राइड्स में कौन से वाले? माल्टोज प्लस लेक्टोज। ऑल मोनोसेक्राइड्स प्लस माल्टोज एंड लेक्टोज फ्रॉम डाइसेक्राइड्स, ये रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग के लिए कैसे याद रखें? अब हाई लेवल पे पॉलीसेक्राइड्स में हमने कौन से पढ़े? यानी जो पॉलीसेक्राइड्स में हमने पढ़े वो ऑल पॉलीसेक्राइड्स नॉन रिड्यूसिंग है। प्लस एक और नॉन रिड्यूसिंग है। इनमें से कौन सा रहता है? पहले सक्रोज था ना, वो सक्रोज जो कि डाइसेक्राइड है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। सारे पॉलीसेक्राइड्स प्लस सक्रोज फ्रॉम डाइसेक्राइड, दैट इज नॉन रिड्यूसिंग। अब इसके केमिकल स्ट्रक्चर में डिटेल से नहीं जाएंगे, जस्ट इतना बता रहा हूँ कि अगर ये ग्लूकोज है, यहाँ पर ये ग्लूकोज है, तो ये रिड्यूसिंग क्यों है? इसमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? अगर यहाँ पर OH है कहीं पे, जहाँ पर OH है उसी साइड पे ऑक्सीजन होगा इसका, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यानी एक C यहाँ पर था, एक O यहाँ पर था, तो माइनस यहाँ पर भी आया, ये कार्बन नंबर 1 पे भी आया माइनस। तो इनमें और इनमें चेंज कहाँ पे आता है? सिर्फ एक ही कार्बन पे चेंज आता है, वो कार्बन नंबर 1 पे चेंज आता है। वो ऐसे आता है कि ऑक्सीजन की साइड पे ही OH भी होता है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, तो ये रिड्यूसिंग होता है। और इसके केस में एक साइड पे ही नहीं होते हैं, तो ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अब स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें दोबारा अगर आप वीडियो को देखें तो पता चलेगा कि दोनों साइड्स पे ऑक्सीजन इनके आ रहे हैं, इनके नहीं आ रहे हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्लाइकोजन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में ये जो दिया गया है, रिड्यूसिंग शुगर्स जो कि कैपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड काजेस द रिडक्शन ऑफ अदर्स, रिड्यूसिंग वाले हो गए। अनएबल टू ऑक्सीडाइज एंड डू नॉट रिड्यूस अदर्स, नॉन रिड्यूसिंग वाले हो गए। इसी तरह एग्जांपल्स में ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड 2 of 3 टाइप्स ऑफ डाइसेक्राइड्स, दैट इज माल्टोज एंड लेक्टोज, ये रिड्यूसिंग हो गए। इसी तरह सक्रोज एंड ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। यहाँ पर ये टॉपिक एंड होता है और अभी अगले टॉपिक में मिलेंगे जहाँ पर हम ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे, काइटिन, सेलुलोज वगैरह पढ़ेंगे जो कि यही होमोपोलीसेक्राइड्स हैं। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।